Priyanka, you're watching It's Simple and this video is for Home Science Class 12th. So let's start with the Unit 1 Chapter 3 Specific Issues and Concerns of Adolescents. Okay. पहले तो बात करते हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स होते क्यों हैं। इसलिए होते हैं सही से खाना ना खाना, न्यूट्रिशियस फूड ना खाना, सारा टाइम जंक फूड खाते रहना, चिप्स और जो भी पैकेजिंग में आता है पैकेट फूड वो खाते रहना, उससे ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। उस ईटिंग डिसऑर्डर से हमें क्या इफेक्ट होता है, उससे हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम न्यूट्रिशियस फूड खाएं और साथ ही साथ थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करते रहें। ओके, तो मेन टू है यहाँ पे ईटिंग डिसऑर्डर्स, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड ब्लूमिना। ओके, सो ये दोनों ईटिंग डिसऑर्डर्स होते क्यों हैं? एनोरेक्सिया नर्वोसा और ब्लूमिना इसीलिए होते हैं जब तुम्हारे दिल में एक चाह होती है बहुत ज़्यादा पतले होने की। जब तुम चाहते हो कि स्लिम तो हो पर अब और चाहते हो कि और एकदम स्लिम हो जाए, तो उस एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं और अपनी तबीयत खराब करते हैं। तो इससे क्या होता है, तुम्हारी सेल्फ एस्टीम धीरे धीरे लो होने लग जाती है। तुम्हें हर चीज़ में बस यही लगता है कि तुम मोटे हो और इसलिए तुम एक्सेसिव एक्सरसाइज करोगे या फिर कुछ भी करोगे स्लिम होने के लिए। तो वेरियस रीजन होते हैं, तुम डिप्रेशन में भी जा सकते हो इन हरकतों की वजह से। तो उनके बारे में बात करते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक तरीके का ईटिंग डिसऑर्डर है। जैसे तुम देख रहे हो, ये लड़की अपने आप को मिरर में देख रही है तो बस ये यही सोच रही है कि मैं मोटी हूँ, जबकि वो कितनी पतली है। तो इससे क्या होगा, इसके दिमाग में एक फियर बैठ गया, एक डर सा बैठ गया कि मैं मोटी हूँ और मुझे और वेट गेन हो गया है, मुझे और पतला होना है। पतले होने के चक्कर में खाना खाना छोड़ देगी, ड्रास्टिक बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने लगेगी और मतलब डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज करने लगेगी जिससे ये पतली हो पाए। तो इन सारी चीज़ों से क्या होगा, जो खाना न्यूट्रिशियस फूड छोड़ देगी, इनफैक्ट जंक फूड क्या कुछ भी नहीं खाएंगे और डाइटिंग पे चले जाएंगे, बहुत ही गंदे तरीके की डाइटिंग जिसमें कुछ भी नहीं खाते और मैल नरिशमेंट हो जाएगा। मतलब तुम्हारी बॉडी को अच्छी तरीके से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे और बॉडी वीक होने लग जाएगी। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि अब ये इस फिगर से भी और ज़्यादा पतली हो जाएगी और एकदम स्केलेटन टाइप की बन जाएगी, सूखी हड्डी टाइप। सूखी हड्डी मतलब एकदम बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएगी और इसमें कोई भी जो कोई भी न्यूट्रिशियस फूड नहीं खाएगा, तुम खुद सोचो, उसके अंदर स्टैमिना नहीं बचेगा, उसके अंदर एनर्जी नहीं होगी, वो कोई काम नहीं कर पाएगा और एकदम मतलब ढीला ढाला इंसान हो जाएगा। और तुमने देखे होते हैं ना, ऐसे बहुत ही पतले बच्चे होते हैं, साफ ही पता चल रहा होता है कुछ नहीं खाते पीते और एकदम जिनकी हड्डियाँ बाहर निकला रही होती हैं अपनी उनकी बॉडी से, मतलब व्रिस्ट की भी हड्डी निकल रही होती है उनकी, और ऐसे करके, और हॉन्टेड आइज हो जाएंगी, मतलब आंखों के नीचे काले गड्ढे हो जाएंगे, ऐसे बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे। तो इसीलिए इतना ज़्यादा एक्सेसिव में डाइटिंग किसी और को अपनी बॉडी फिगर दिखाने के लिए नहीं करनी चाहिए और जैसे हो यार वैसे अपने आप को एक्सेप्ट करो, यही अच्छी बात है तुम्हारे लिए। और बाकी अगर स्लिम होना है तो उसका अलग तरीका भी है। उसका तरीका है तुम न्यूट्रिशियस फूड खाते रहो साथ में और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते रहो। इसका ये मतलब नहीं है कि खाना बिल्कुल ही छोड़ दो और बिल्कुल ही सारा टाइम एक्सरसाइज करते रहो, ऐसा बिल्कुल भी इसका मतलब नहीं है। अगर तुम नॉर्मल अच्छे फूड से भी डाइटिंग करोगे, और डाइटिंग करनी क्यों है यार, इनफैक्ट एक्सरसाइज करो, डाइटिंग मत करो, एक्सरसाइज करो और अच्छा खाना खाओ, दैट्स इट। ओके, तो इस एनोरेक्सिया नर्वोसा के काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। क्या साइड इफेक्ट्स हैं? स्केलेटन जैसी अपीयरेंस बन जाएगी, मसल्स वेस्टिंग हो जाएंगी, फेंटिंग, क्रैक्स एट द कॉर्नर ऑफ माउथ, ऑफ कोर्स ड्राई स्केली स्किन हो जाएगी। हमारी बॉडी में कितना ज़्यादा कंटेंट है वाटर का, अगर तुम्हें न्यूट्रिशियस फूड और ये सब नहीं मिलेगा तो बॉडी से वाटर का कंटेंट भी धीरे धीरे, मतलब डाइटिंग कर रहे हैं, मतलब खाना पीना भी सब छोड़ दिया होगा, वेट जो वाटर वेट है वो तक चला गया होगा बॉडी से, तभी तो यहाँ पे क्रैक्स और ड्राई स्केल और ये सब हो गया है। ओके, ब्रिटल हेयर ऑफ कोर्स, हेयर में भी न्यूट्रिशन का सप्लाई नहीं होगा, इसी वजह से हेयर की जो स्कैल्प होगी वो भी सूख जाएगी और डैंड्रफ सी हो जाएगी और तुम्हारे हेयर्स आराम से टूट जाएंगे, ब्रिटल हो जाएंगे, अपने आप ही टूटने लगेंगे। श्रिंकेज ऑफ हार्ट, मसल, किडनी फेलियर हो सकता है, इरेगुलर मेनिसिस, ये भी समझ आ गया होगा। ऑल बॉडी टिश्यूज गेट अफेक्टेड, सारे तुम्हारे बॉडी के ऑर्गन जितने भी टिश्यूज हैं सब कुछ इफेक्ट होगा इस सारी एक्सेसिव डाइटिंग और एक्सेसिव एक्सरसाइजिंग से। ओके, और तुम्हारी बोन्स डिट्यूरेट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। मैल नरिशमेंट से क्या होगा, लो न्यूट्रिशन स्टेटस हो जाएगा, न्यूट्रिशनल स्टेटस। ओके, अब देखो, ब्लूमिना वाले लोग जो होते हैं, जिनको ब्लूमिना नर्वोसा होता है, वो अपने आप को थोड़ा ज़्यादा समझदार समझते हैं। मतलब एनोरेक्सिया नर्वोसा वाले तो बिल्कुल ही खाना नहीं खाते और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। ब्लूमिना वाले क्या करते हैं, ये चाहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा पतले ना हो, मतलब एनोरेक्सिया नर्वोसा जैसे ना हो, पर इनकी एक बॉडी फिगर मेंटेन रहे। तो इसलिए ये खाना तो बहुत सारा खाएंगे, एक्सरसाइज भी बहुत सारी करेंगे, पर वो जो खाना खाएंगे ना वो हमारे पेट में जाकर डाइजेस्ट होता है। तो उस खाने को लैक्सेटिव से, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सप्लीमेंट्स और वो सब लेके पेट से अपने बाउल से निकाल लेंगे, एक्सक्रीटा के
थ्रू नहीं बट वॉमिटिंग के थ्रू, और मतलब मुंह से निकाल देंगे उल्टियाँ कर करके, वॉमिटिंग्स कर करके, और फिर इनकी एक परफेक्ट बॉडी फिगर मेंटेन रहेगी जैसा ये चाहते हैं। पर इससे भी इनकी हेल्थ पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ने वाला है, इसीलिए ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। मतलब इतना ज़्यादा एक्सेसिव में एक्सरसाइज, एक्सेसिव में डाइटिंग, या बिल्कुल ही खाना ना खाना। इट इज़ बेटर कि न्यूट्रिशियस फूड खाओ और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो, जो मतलब रेगुलर एक्टिविटीज़ भी करोगे ना तुम अपने पर डे में, मतलब अपने काम अगर खुद से भी करने स्टार्ट कर दोगे थोड़े बहुत, तो भी तुम्हारा वेट नॉर्मल रहेगा। ओके, ठीक है। तो समझ आ गया ब्लूमिना वालों में क्या होता है। हाई कैलोरी फूड, बहुत ज़्यादा फूड का कंजप्शन करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, और उन्हें लैक्सेटिव्स के थ्रू वॉमिटिंग से निकाल देते हैं। वॉमिटिंग कर रहे हैं मतलब मुंह से बार बार निकाल रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस चीज़ पे पड़ेगा? किडनी पे पड़ेगा, और माउथ और फेशियल एरिया पे भी पड़ेगा। तो क्या होते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस? क्रैक्ड लिप्स, माउथ पे इफेक्ट पड़ रहा है, इरिटेशन ऑफ थ्रोट, गले में खराश होने लग जाएगी, फूड पाइप जलने लग जाएगी, स्वॉलन सलाइवरी ग्लैंड्स, और क्या होगा? broken blood vessels in the face, rectal bleeding, okay, dehydration and electrolytic imbalance, रप्चर हो जाएगा उनका अपर गैस्ट्रो इंटरनल ट्रैक, और किडनी में वेरियस टाइप्स के डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। ओके, फिर है मैनेजमेंट ऑफ अडोलसेंट्स सफरिंग फ्रॉम ब्लूमिना नर्वोसा एंड एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा और ब्लूमिना नर्वोसा की ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? 4 तरीकों से करेंगे। पहला है साइकोथेरेपी। पहले उन्हें समझना पड़ेगा रूट कॉज क्या है उनकी प्रॉब्लम का। ये नहीं है कि वो एक्सेसिव डाइटिंग कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं और मोटे हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, ये सब कॉज नहीं है। उन्हें डिप्रेशन है किस बात का? कि उन्हें लगता है कि वो पतले नहीं है। सबसे पहली चीज है कि तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा कि तुम कैसे हो। तुम मोटे हो उसे एक्सेप्ट करो, तुम पतले हो उस चीज को भी एक्सेप्ट करो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तुम फैट फूड खाना बंद कर दोगे ना, जो पैकेट कंटेनर्स में आता है, तो तुम अपने आप ही पतले होने लग जाओगे, और घर का खाना खाओ यार, बेस्ट है। ओके, फिर इंप्रूविंग सेल्फ इमेज। हाँ, बहुत बच्चे डिप्रेशन की वजह से भी ये सारी चीज़ें करते हैं, जैसे खाना बिल्कुल ना खाना या फिर बहुत ज़्यादा खाना खाना, बिंज ईटिंग करना। न्यूट्रिशनल थेरेपी, मतलब उन्हें पता होना चाहिए कि किस खाने से हमें क्या न्यूट्रिशन मिलेगा, और मतलब सारी चीज़ों के न्यूट्रिशन वैल्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए। और मिसकंसेप्शंस भी होते हैं बहुत लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में। अच्छा, जैसे एक बेस्ट एग्जांपल क्या होगा? प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में होता है? ये एक सवाल है। चलो, तुम में से कितने लोग कहेंगे कि एग्स में होता है, कितने कहेंगे मिल्क में होता है? सबसे ज़्यादा होता है सोयाबीन में। तो इसी तरीके से काफ़ी लोगों को न्यूट्रिशन वैल्यूज़ के बारे में मिसकंसेप्शंस होते हैं, वो सब क्लियर हो जाने चाहिए। और अब जिन्होंने अपनी हेल्थ ख़राब कर ली है उनको मेडिकल मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, मतलब उन पे क्लोज वॉच रखनी चाहिए। टीनेजर्स बाय एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग वर्कर्स। ओके, फिर 4th है हेल्थ एजुकेशन इंक्लूड्स, मतलब उन्हें एजुकेट करना चाहिए अबाउट हेल्दी फूड खाने के बारे में। उन्हें लगता है कि वो सिर्फ एक्सरसाइज करने से ही पतले हो जाते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि जब तुम न्यूट्रिशनल फूड खाओगे, घर का खाना खाओगे सिर्फ, तब भी तुम पतले हो जाओगे अपने आप। और एक्सरसाइज का ये मतलब नहीं है कि करते रहो 3-3, 4-4 घंटे लगे हुए हैं। थोड़ी बहुत ही 30 मिनट्स की भी यार मैक्सिमम अगर तुम एक्सरसाइज करोगे तो वो भी काफ़ी है। ओके, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, सो यहाँ पे है हेल्थ टिप्स फॉर रिड्यूसिंग वेट। पहली क्या है कि तुम्हें पैकेज में जो कंटेंट फूड आता है, जो पैक्ड फूड आता है, फास्ट फूड आता है, वो खाना बंद कर देना चाहिए। सेकंड है न्यूट्रिशनल फूड खाओ, घर का खाना खाओ। थर्ड है फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाओ, चिकन डेयरी प्रोडक्ट्स, सीजनल फ्रूट्स खाओ, बेस्ट है। फोर्थ क्या है? शुगर, फैट, सॉल्ट और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव में मत खाओ। फिफ्थ है ओवर ईटिंग, और ओवर ईटिंग कब करते हैं? बहुत लोग होते हैं टीवी देखते देखते खाते रहते हैं, तो वो मत करो, ओवर ईटिंग मत करो। सिक्स्थ है वन शुड ईट ब्रेकफास्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, ताकि उनका मेटाबॉलिज्म किक स्टार्ट हो, और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर उनका बेली फैट बढ़ जाएगा। मतलब सुबह जो नॉर्मल ह्यूमन खाना खाता है सुबह रेगुलर टाइम पे उतने बजे ही खाओ, 7-8 बजे अपना ब्रेकफास्ट करके ख़त्म करो। फिर है 7th पॉइंट है एटलीस्ट 30 मिनट्स की एक्सरसाइज करो रोज़, तो इससे तुम फिट रहोगे। अभी हमने ईटिंग डिसऑर्डर्स पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे और क्या डिफरेंट टाइप के इश्यूज और कंसर्न हैं जो अडोलसेंट्स में होते हैं। दैट इज डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब लो मूड, लो सेल्फ एस्टीम, और उसमें क्या होता है, उनमें कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं रह जाता, होपलेस सा फील होता है, हर बात में गिल्टी फील करने लगते हैं, उनको लगता है कि उनकी लाइफ में कोई मीनिंग ही नहीं बचा है, और सुसाइड करने जैसे थॉट्स आने लगते हैं, पेसिमिस्टिक हो जाते हैं, ऑप्टिमिज्म का कोई होप ही नहीं होता ऐसे लोगों में, लेथार्जिक, उनको कोई भी मन नहीं करता कोई भी काम करने का, आइसोलेशन, अकेले रहते हैं सारा टाइम, और डिफिकल्ट होती है उन्हें किसी भी चीज़ को डिसाइड करने में, इंसोमेनिया, कांस्टेंट स्लीपनेस, एक्सट्रीम एंगर और क्या लिखा, एक्सट्रीम एंगर और डीप सैडनेस, बहुत ज़्यादा उदास रहना, और मतलब दुखी इंसान एक तरीके से बहुत ज़्यादा,
और ड्रॉप इन ग्रेड्स, यार ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, मतलब डिप्रेशन में ड्रॉप इन ग्रेड्स ड्रॉप इन ग्रेड्स से डिप्रेशन हो सकता है, पर ड्रॉप इन ग्रेड्स एक सिम्टम कैसे हो सकता है? आई डोंट नो अबाउट दिस यार। ड्रॉप इन ग्रेड्स काइंड ऑफ कॉन्ट्राडिक्टिंग हो गया। ड्रॉप इन ग्रेड्स से डिप्रेशन हो सकता है, सो एक बार ये कंफर्म कर लेना कि ये लिखना चाहिए पॉइंट या नहीं। ओके, फिर अब आते हैं रूट कॉजेज ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन होता क्यों है? आई होप यू कैन गेट माई पॉइंट कि एक बार पेरेंट्स को भी चाहिए, सीधा ये नहीं कि बच्चे को उठाया, मार्क्स नहीं आया, चलो डॉक्टर के पास ले चलें। पहले पूछो, बच्चे को कन्फ्रंट करो, उससे बात करो, पूरी बात समझो बच्चे की, मतलब क्या पता उसने पढ़ाई ना की हो या फिर उसे किसी और चीज़ का स्ट्रेस हो या समथिंग लाइक दैट, उसके बाद ही जाके कोई डिसीजन लो। ओके, नेक्स्ट चीज़ है रीलोकेशन। जैसे पेरेंट्स की, अगर कुछ बच्चों के पेरेंट्स की जॉब होती है जो बार बार शिफ्ट होती रहती है यहाँ से वहाँ डिफरेंट लोकेशंस में, तो वो ऐसे हालत में बच्चे न्यू फ्रेंड्स नहीं बना पाते। मतलब हर बार उनका एक क्लास शिफ्ट हो रहा है, 6th में पढ़ लिया, अब पेरेंट की कहीं और जॉब लग गई, दिल्ली से या तो पुणे में लग गई, तो फिर उसमें फिर क्लास 9th में जैसे चला गया बच्चा, तो वो नए फ्रेंड्स नहीं बना पाएगा, क्योंकि एक लगाव सा हो जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड सर्कल के साथ। तो जैसे जैसे चेंज करते रहेंगे बच्चे स्कूल, तो उसके अकॉर्डिंगली उनके माइंड पे भी इफेक्ट पड़ेगा। हेरिडिटी की वजह से भी होता है। सम पीपल हैव लोअर लेवल ऑफ 5-HTT, अ जीन विच इज लिंक टू डिप्रेशन। मैनेजमेंट कैसे करें? मैनेजमेंट कैसे होगा डिप्रेशन का? सबसे बड़ा यही है पेरेंट की गाइडेंस, और उन्हें बच्चों से बातें करनी चाहिए और उनकी मतलब प्रॉब्लम सुनने का, अगर कोई जैसे पेरेंट्स भी अगर बच्चों की बातें सुनेंगे और उनसे बात करेंगे, इनफैक्ट बात करना भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है डिप्रेशन में। तो वो ही आधी चीज़ें, मतलब बातें बांटना भी काफ़ी बार होता है। आइसोलेशन की वजह से भी बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, दैट इज़ कोई उनसे बात नहीं करता। बात करना ही एक बहुत बड़ी बात है, मतलब अगर पेरेंट्स अपने बच्चों से सिर्फ बात भी कर रहे हैं ना, तो भी उनका डिप्रेशन थोड़ा कम हो जाएगा। अनदर थिंग इज काउंसलिंग। अगर बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चला गया तो काउंसलिंग और मेडिसिन आती हैं, जो कि सिर्फ डॉक्टर की स्ट्रिक्ट गाइडेंस के अंडर ही लेनी चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है सब्सटेंस अब्यूज़। सो इसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से बैन ड्रग्स हैं वो सब लेने लग जाते हैं। सो इससे क्या होता है, एक्सपेरिमेंट क्यूरियोसिटी की वजह से लेते हैं और ओकेजनल यूजर्स बन जाते हैं, और उसके बाद कंपल्सिव यूज़ करने लग जाते हैं, मतलब एडिक्शन हो जाता है एक तरीके से। ऐसे ही मज़े मज़े में पी लेते हैं और उसके बाद पता चलता है कि भाई हमें तो एडिक्शन हो गया है, हम अब अपना क्या करें। तो ये सारे नाम तो तुम्हें वैसे ही याद हो जाएंगे, ऐसी चीज़ों के बच्चों को जल्दी याद हो जाते हैं। टोबैको, अल्कोहल, मारिजुआना, गांजा, भांग, चरस, मैंड्रिक्स, LSD, कैफीन, मॉर्फिन, हेरोइन, ओके, कोकेन, सॉल्वेंट, कफ सिरप्स, और एक डिफरेंट नाम है कर लेने तो। और जैसे अभी रिसेंटली कुछ ही सालों पहले गवर्नमेंट ने बैन किया था जो फ्लूइड होती है ना, फ्लूइड तुम्हें पता ही होगा, फ्लूइड के साथ पहले ना एक बॉटल में आता था फ्लूइड रिमूवर, तो उसका भी, वो भी एक ड्रग थी जो बैन कर दी गवर्नमेंट ने। सो वो भी काफ़ी बच्चे पीने लग गए थे। ओके, अब आते हैं कॉजेज ऑफ सब्सटेंस अब्यूज, मिसयूज, व्हाटएवर। सो उस पे आते हैं। ओके, सो पहला है पीयर प्रेशर। जब फ्रेंड्स तुम्हें बार बार प्रेशराइज करेंगे कि पी लो पी लो पी लो, या फिर सब्सटेंस अब्यूज के अंदर आ जाओ, मतलब अल्कोहल पी लो या फिर ये पी लो वो पी लो, और प्रेशराइज होके तुम वो पी लोगे, तो पहला तो यही रीज़न है, पीयर प्रेशर। सेकंड है लो सेल्फ एस्टीम, मतलब अकेडमिक में या फिर स्कूल में अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए या किसी भी रीज़न से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया, तो ऐसे ही मतलब फ्रेंड बोलेगा कि तुम्हारी वरीज सारी चली जाएंगी, अल्कोहल पी लो या फिर ये सब्सटेंस पी लो या फिर ड्रग सूंघ लो या वट एवर इट इज़। सो उससे भी सब्सटेंस अब्यूज़ के अंदर फंस जाओगे। पुअर रिलेशनशिप विद पेरेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे, हर चीज़ को गलत सेंस में मत लिया करो। लैक ऑफ अवेयरनेस, बच्चों को पता नहीं होता है, बेसिकली गवर्नमेंट ने इतनी अवेयरनेस फैलाई नहीं है कि एक तरीके से पता नहीं होता है लोगों को कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये पीने के बाद क्या होगा। वैसे गवर्नमेंट ने भी काफ़ी अपनी तरफ से फैलाई है कि मतलब ड्रग्स कह रही हूँ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ एंड सो ऑन थिंग्स लाइक दैट। वो सारी एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट तो अपना काम कर ही रही है, पर उसी के साथ साथ बेच भी रही है। मतलब बैन क्यों नहीं कर देते यार एक तरीके से। मीडिया इन्फ्लुएंस, मीडिया में भी यार तुम देख लो, मीडिया इन्फ्लुएंस बेस्ट इस तरीके से समझाया जा सकता है कि हर मूवी से पहले तुम्हें एक छोटा सा दिखाया जाता है क्लिप कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, और ये वो लेडी है जिनके गले में ये हो गया है, गला काटना पड़ गया है ड्यू टू स्मोकिंग और बीड़ी पान गुटखा की वजह से। और स्मोकिंग के अंदर जो विलन होता है, जो हीरो होता है, वो बार बार स्मोक कर, मतलब मूवी के अंदर जो विलन होता है, हीरो होता है, वो बार बार स्मोक कर रहा होता है। तो एक तरीके से इन्फ्लुएंस ही डाल रहे हो ना तुम, इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस ही डाल रहे हो। इससे अच्छा मूवी में भी बैन करा देना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज ईजी एक्सेसिबिलिटी। फैमिली में अगर कोई ड्रग वर्क ले रहा है तो इससे बच्चे को भी इंकरेजमेंट मिलती है कि वो भी ले। पर्सनल ट्रेट्स, मतलब अगर बच्चा शुरुआत से ही, चाइल्डहुड से ही बहुत ही वो है, बिल्कुल भी ओबे नहीं करता रूल्स और मिसचीव मेकर है, तो उसे तो ऑब्वियसली रूल्स के खिलाफ जाना ही पसंद होगा। रैश एंड इम्पल्सिव बिहेवियर की वजह से।
ओके, सो अब आते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़। सब्सटेंस अब्यूज़ करने से तुम्हारे ऊपर इफेक्ट क्या पड़ता है? तो बेसिक 4 कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, फिजिकल हेल्थ पे, कॉग्निटिव हेल्थ पे, इमोशनल हेल्थ पे एंड सोशियो हेल्थ पे। और फिर अगर तुम इन सब्सटेंस अब्यूज़ में चले गए हो तो उससे बाहर कैसे आना है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो फिजिकल हेल्थ पे क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, मतलब ज़्यादा पीने से तुमने बार बार ऐड देखी होगी, लिवर ख़राब हो जाता है, तो ये तो याद रहेगा। इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक, पैनक्रियाज, लिवर ख़राब हो जाता है, कैंसर हो सकता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, हार्ट डिजीज़ हो सकती है, लिवर डैमेज हो जाएगा, टबैको, बीड़ी, पान, गुटखा, वो सब खाने से कैंसर इन माउथ, वो मूवीज़ के फ्रंट में ऐड दिखती है ना, मुंह में कैंसर हो गया, लंग्स, लारिंक्स, ओएसोफेगस, किडनी, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर या ब्लैडर। ओके, फिर है वेनेरियल डिजीजेस, HIV, एड्स और ये सब, इन्फेक्टेड नीडल्स, ये किस में, ड्रग्स वो जो होती हैं पाउडर फॉर्म में, उन्हें लेने से। ओके, सो क्रॉनिक ब्रोनोकाइटिस, सांस नहीं ली जाएगी हाँ हाँ करके, मतलब स्मोकिंग से हो जाएगा बेसिकली। थ्रोट कैंसर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, इस्चेमिक स्ट्रोक हो सकता है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, नोजिया, इंसोमेनिया, डेथ फ्रॉम ओवरडोज एंड मे कमिट सुसाइड। ओके, मतलब ज़्यादा पी ली तो उसके बाद हो सकता है छत से जाके छलांग लगाने मज़े मज़े में मतलब कोई भरोसा नहीं है। फिर नेक्स्ट, और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कॉग्निटिव हेल्थ, इसमें क्या होगा, मेमोरी लॉस होने लग जाएगा, डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन, पढ़ाई में कम होने लग जाएगी, पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, और क्या हो जाएगा, लैक ऑफ एबिलिटी टू वेट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्शन, मेंटल और फिजिकल कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाएगा, हैलुसिनेशन होने लगेंगे, कुछ का कुछ दिखने लगेगा, और रिफ्लेक्सेस, और जैसे कि हॉलीवुड मूवीज़ अगर देखी हो तो उनमें पता नहीं यूनिकॉर्न उड़ते हुए दिखा रहे होते हैं, समथिंग लाइक दैट, और कन्वर्जेंस और समथिंग लाइक दैट। फिर फिजिकल हेल्थ में एक और था कि ये तो शायद इस पर लिखने वाला नहीं है, बट वैसे ही मूवीज़ में दिखाते हैं ना, बियर पीने से मुंह फूल जाता है एंड ऑल दैट थिंग्स। सो नेक्स्ट है इमोशनल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ से क्या होता है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा उदास रहने लगेंगे, मूड स्विंग्स होंगे, जैसे एकदम खुश हैं एकदम से गुस्सा आ जाएगा, आउटबर्स्ट ऑफ एंगर हो जाएगा, फिर लो सेल्फ एस्टीम। ओके, फिर है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सोशल हेल्थ। ओके, ऑब्लिवियस टू अदर पीपल्स कंसर्न, विड्रॉल फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड, अपने फैमिली और फ्रेंड से दूर दूर रहने लगेंगे, रिलेशनशिप्स टूटने लगेंगे क्योंकि फैमिली और फ्रेंड्स के पास तो रहते नहीं हैं, और इतना ज़्यादा सब्सटेंस अब्यूज़ में चले जाएंगे, और ये सारी चीज़ें महंगी भी आती हैं, तो इस वजह से एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में, थेफ्ट्स में, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगेंगे। ओके, अच्छा, अगर सब्सटेंस अब्यूज़ में फंस भी गए हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ का एंड हो गया है, उसका मतलब है कि तुम्हारे पास एक चांस अपनी लाइफ को दोबारा स्टार्ट करने का, तुम उस चीज़ से बाहर आ सकते हो। कैसे बाहर आ सकते हो, डिफरेंट तरीके हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, वो तुम्हें मतलब आदत छुड़वा देंगे एक तरीके से अपनी वेरियस टेक्निक्स के थ्रू, और काउंसलिंग एक्सपर्ट्स होते हैं, वो भी तुम्हारी हेल्प करेंगे इन सारी चीज़ों से डील करने में। अवेयरनेस फैलानी चाहिए बेसिकली टीनेज में भी कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं एंड ऑल दैट थिंग्स सब्सटेंस अब्यूज़ के। इन्वॉल्वमेंट इन कम्युनिटी एक्टिविटी, कोशिश करनी चाहिए कि उनका ध्यान कहीं और, अटेंशन डाइवर्ट करो बेसिकली एक तरीके से, कि उन्हें प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, जैसे कि स्कूल के इन चीज़ों में पार्ट लो एंड ऑल दैट थिंग्स। डिफरेंट उनकी एनर्जी पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाओ, मतलब एनर्जी को चैनलाइज कराओ, मतलब एक तरीके से अटेंशन डाइवर्ट ही कर दी उन बच्चों की। ठीक है, शेयर एक्सपीरियंसेस, जो झेल चुके हैं, जो इन सारी चीज़ों में सब्सटेंस अब्यूज़ में फंस चुके हैं, अगर वो खुद आके अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे टीनेज के साथ तो उन पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। मतलब अगर कोई एक्सपीरियंस इंसान अपनी दुखी कहानी सुनाता है तो तुम्हें उसकी स्टोरी से पता चल जाएगा कि हमें ये नहीं करना है, नहीं तो हमारी भी हालत ऐसी हो जाएगी। एनकरेज टू लेड अ हेल्दी लाइफस्टाइल, और उन्हें एनकरेज करना चाहिए कि वॉक करें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, और अगर ये सब भी नहीं तो 15-20 मिनट की वॉक ही कर लिया करें, या फिर थोड़ा बहुत न्यूट्रिशियस फूड ही खा लिया करें। ओके, सो इश्यूज रिलेटेड टू सेक्स, टीनेज में टेंडेंसी होती है एक्सपेरिमेंट करने की, तो पीयर प्रेशर भी इसका एक मेन रीज़न है जो ट्रिगर करता है ऐसी एक्टिविटीज़ को, और इनके वेरियस डेंजरस इम्पैक्ट्स हो सकते हैं टीनेजर की हेल्थ पे भी और मेंटली भी, और डिफरेंट टाइप्स के। सो उनके बारे में पढ़ते हैं। अनवांटेड मदरहुड और इलीगल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसमें क्या होता है, जब टीनेज में आता है, अडोलसेंट जब टीनेज में आता है तो वो केपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के, तो इसीलिए जब वो इररिस्पॉन्सिबली ऐसी एक्टिविटीज़ में टेक पार्ट करते हैं तो वो प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले सकते, मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं होते, जैसे पेरेंटहुड एंड ऑल दैट थिंग्स, तो फिर वो अबॉर्शन पे जाते हैं। और अबॉर्शन करने के डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो भी अभी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स में हम पढ़ेंगे। फिर ऐसी चीज़ें क्यों ये सब करते हैं, क्योंकि मूवीज़, प्लेज, नॉवल, मैगजीन और इन सब में बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज करके बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में दिखाया जाता है, जितना होता भी नहीं है। सो ऐसे दिखाया जाता है मैडली इन लव एंड ऑल दैट थिंग्स। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स में ये है कि जब प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो उसमें 3 वेरिएशंस होती हैं,
क्या होता है जब लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो कुछ सुसाइड कर लेती हैं, कुछ का मिसकैरेज हो जाता है, कुछ की न्यूट्रिशन हेल्थ वैल्यू गिर जाती है, कुछ जो कि वो कराती हैं अबॉर्शन कराती हैं, उनका एक रिस्क बन जाता है कि वो दोबारा माँ नहीं बन पाएंगी, और कुछ जो कि अपने बच्चों को पालने का फैसला लेती हैं, ऑफकोर्स उन्हें पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे और उन्हें वेरियस स्ट्रेसेस झेलने पड़ती हैं। यही है यहाँ पे। फिर है वेरियस प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें हम STDs कहते हैं, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, जैसे कि HIV, एड्स, गोनोरिया, साइफिल्स, जेनिटल हर्ब्स एंड एक्सेट्रा। ये सब आता है हमारा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स ऑफ हेल्थ पे। ओके STD के सिम्टम क्या होते हैं? डिस्चार्ज होने लगते हैं, वेरियस टाइप के मिल्की डिस्चार्ज हो गया, किसी भी तरीके का हो गया, पेन इन पेल्विक एरिया एंड एब्डोमेन। HIV का क्या होगा? माउथ डिसऑर्डर, जॉइंट पेन, डायरिया, फैटिग, फीवर, नाइट में स्वेटिंग हो गई, हर्ब्स एक्सेट्रा। ओके वेज टू हैंडल, टीनेज जो सफ़र कर चुके हैं STD से, उनको कैसे हैंडल किया जाए? अब जो इन्फेक्टेड एडोलसेंट्स है उन्हें बताना चाहिए, अवेयर करना चाहिए वेरियस STDs के बारे में और डिफरेंट जो भी बीमारियां होती हैं, और दे शुड बी एनकरेज कि वो अपने पेरेंट्स से जाके कन्फेस करें और उनसे जाके बात करें। ओके दे शुड बी एनकरेज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट सेक्शुअल कंसर्न्स एंड सेक्स एजुकेशन। ओके हैंडलिंग स्ट्रेस एंड प्रेशर। स्ट्रेस और प्रेशर किसकी वजह से होता है? 2 रीजंस की वजह से होता है। पहला एनवायरमेंटल, सपोज लोग आजकल बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं तो हवा में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, या फिर पॉल्यूशन हो रहा है, डिफरेंट तरीके की लीव्स जला रहे हैं लोग, तो उसकी वजह से भी पॉल्यूशन हो रहा है, तो वो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस में आ जाएगा। नॉइस पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, हीट पॉल्यूशन, उस सब की वजह से इन्वायरमेंटल स्ट्रेस होता है। दूसरा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। वो क्यों होता है? सपोज इनजस्टिस हुआ है हमारे साथ, तुम्हें ऐसा लगता है कि मतलब दोनों एक ही आंसर लिख के आए हैं पेपर में और मैम ने तुम्हारी फ्रेंड को ज़्यादा मार्क्स दे दिया और तुम्हें कम मार्क्स दे दिया, या फिर कोई भी फ्रस्ट्रेशन हो गई या ऐसी चीज़ें हो गई। स्ट्रेस के साइंस क्या होते हैं? स्लीप नहीं आएगी, लैक ऑफ स्लीप होगी, बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, एकदम से तुम्हारे मूड स्विंग्स होने लग जाएंगे, तुम टायर्ड रहोगे हमेशा ही, और तुम्हारा मन भी नहीं करेगा किसी से बात करने का, गुस्सा आता रहेगा, मतलब हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, और कीप ड्रॉपिंग थिंग्स, और तुम्हारी कंसंट्रेशन भी नहीं बैठ पाएगी, तुम येल करोगे और स्नैप करोगे चीज़ों पर, मतलब तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, यू नीड टू रिलैक्स। ओके नेक्स्ट इज हैंडलिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस को कैसे हैंडल करें? तो स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए पहला तरीका है एक्सरसाइज। अच्छा तो एक्सरसाइज क्या होता है? जैसे स्ट्रेस होता है जिसको भी, तो उसकी बॉडीज में कुछ ऐसे जिसको भी स्ट्रेस होता है तो उसकी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि तुम्हारे सांस लेने में दिक्कत करते हैं, तो मतलब ब्रीदिंग जो होती है वो हार्ड हो जाती है, और हार्ड जो होता है इसी वजह से उसे पंप करना पड़ता है फास्ट सारा ब्लड, इसीलिए तुम्हारा ब्लड प्रेशर जो होता है वो हाई हो जाता है। एक्सरसाइज जब तुम करोगे तो ये सारे केमिकल्स जो होंगे वो रिमूव हो जाएंगे और BP जो होगा वो नॉर्मल हो जाएगा। एक्सरसाइज भी यहाँ पे कुछ ड्रास्टिक हैवी एक्सरसाइज करने के लिए नहीं बोली है कि बहुत ज़्यादा मतलब स्क्वाट मारे जा रहे हैं, पुशअप्स करी जा रहे हैं 100 इतना नहीं, सिर्फ योगा, डीप ब्रीदिंग और थोड़ी बहुत, और इवन 15 मिनट्स की अगर तुम वॉक भी कर लोगे ना, दैट वुड बी सफिशिएंट। ओके नेक्स्ट है हेल्दी फूड। तो हेल्दी फूड में क्या आता है? बैलेंस मील खाओ, दैट इज ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, कोई भी एक मील स्किप मत करो पतले होने के लिए। फिर तुम वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट, सीजनल फ्रूट्स खाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, 8 to 10 ग्लासेस। और जंक फूड खाना, जो पैकेट फूड होते हैं वो थोड़ा कम कर दो। परस्यू हॉबी। परस्यू हॉबी से क्या मतलब है? जो भी कोई भी एक चीज़ तुम्हें पसंद है, जैसे किसी को चेस खेलना पसंद है, किसी को गार्डनिंग करनी पसंद है, किसी को गाने सुनना, ऑफकोर्स आधे से ज़्यादा बच्चों को गाने सुनना ही पसंद होगा, तो जिसको जो भी एक हॉबी पसंद है वो करे। और ताकि बेसिकली ये परस्यू हॉबी क्यों कर रहे हैं? ताकि तुम्हारी अटेंशन डाइवर्ट हो। स्ट्रेस इसीलिए हो रहा है ना क्योंकि तुम एक ही काम पे फोकस कर रहे हो और बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, तो इससे हॉबी गाने सुनने से या ये सब करने से तुम्हारी अटेंशन डाइवर्ट होगी और तुम्हारा स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। कम्युनिकेट करने से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस कम होता है। और एडिक्वेट स्लीप, अगर तुम ज़्यादा मतलब अगर तुम अच्छे से नहीं सोओगे और मतलब कोई 4 घंटे में उठ गया या फिर 3 घंटे में जल्दी से उठ गया और उसने अच्छे से रिलैक्स नहीं किया और अच्छे से उसकी नींद पूरी नहीं हुई, तो भी उसे स्ट्रेस हो सकता है। इसलिए एडिक्वेट स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि रात भर जाके मूवीज़ देख रहे हैं और सो ही नहीं रहे हैं और सुबह पेपर है तो ऑब्वियसली स्ट्रेस तो होगा ही। डेवलप हार्डीनेस, एक रूल है 3C का। ओके डेवलप हार्डीनेस मतलब स्ट्रेस से रेजिस्टेंट एक ऐसी पर्सनालिटी बना लो जो बहुत ही स्ट्रांग हो, मतलब 3C की पर्सनालिटी। व्हाट इज 3C? कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज। कमिटमेंट, तुम डेडिकेटेड होने चाहिए वर्क पे। ये नहीं कि बाकी लोग कह रहे हैं यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है तो हम भी यही डिफिकल्ट सोच के हमने भी स्ट्रेस ले लिया। कंट्रोल, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हारी डायरेक्शन क्या है लाइफ में। चैलेंज, तुम्हें स्ट्रेस से फेस करने के लिए तैयार होना पड़ेगा और हर चीज़ से डरने की बात नहीं है, हर चीज़ को फेस करो स्ट्रांगली, तो फिर वो स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। डेवलप रैशनल एंड पॉजिटिव थिंकिंग, सारा टाइम नेगेटिव रहने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ऑप्टिमिज्म लाओ लाइफ में, थोड़ा सा पॉजिटिव रहो और उससे तुम्हारा स्ट्रेस हट जाएगा। नेक्स्ट इज पीयर प्रेशर।
पीयर प्रेशर से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है और एक मेजर स्ट्रेस फैक्टर है। इसमें क्या होता है, जैसे कि तुम्हें स्ट्रीम लेनी है, तुम क्लास 10th में हो, तुम्हें क्लास 11th में एक स्ट्रीम चूज़ करनी है, तो उस वजह से तुम्हें स्ट्रेस है। बंक कर रहे हो क्लास को, ऑफकोर्स टीचर का डर भी है, और साथ में बंक करके छुपना कहाँ पे है, उस चीज़ का भी स्ट्रेस है। डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस हैं। और पीयर्स जो है वो बुली कर सकते हैं, हरास कर सकते हैं, टॉन्ट्स दे सकते हैं, जैसे कि तुम मोटे हो या बहुत ज़्यादा पतले हो तो उस बारे में वो तुम कुछ भी कर लो, पीयर्स फिर भी बुली और हरास करते ही हैं। तुम्हें खुद से स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं तुम्हें पढ़ाई से, तुम्हें वेरियस चीज़ों में उलझा देंगे, जैसे कि ड्रग अब्यूज़ और सब्सटेंस अब्यूज़ और उन सब चीज़ों में। अडोलसेंट्स जो लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब अपने पीयर्स को खुश करने के लिए डिफरेंट टाइप के कपड़े पहन के आ रहे हैं और डिफरेंट चीज़ें, नए फ़ोन खरीद लिया या वॉट एवर इट इज़। सो उनकी अपनी इंडिविजुअलिटी लॉस्ट हो रही है इन सारे प्रोसेस में। सो उन्हें चाहिए कि वो पीयर्स से अफेक्ट ना हो और अपने डिसीजंस को वैसे ही रखें जैसे वो लेते अगर उनके पीयर्स फ्रेंड्स नहीं भी होते तो, ताकि उनकी इंडिविजुअलिटी बनी रहे। मतलब ये नहीं कहा है कि पीयर से दूर हो जाओ, बस ये कहा है कि अपने डिसीजंस का खुद वो लो, मतलब कि अपने डिसीजंस खुद लो, किसी को देखा देखी डिसीजंस मत लो। तुम खुद जो डिसीजन लोगे वो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा, रादर देन किसी के कहने पे। हैंडलिंग पीयर प्रेशर, अपने डिसीजंस पे डट के दो एंड लर्न टू से नो। ओके, इट इज़ बेटर लेट देन सॉरी। और मतलब तुम ना कहो, अगर तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें सब्सटेंस अब्यूज़ में धकेल रहे हैं तो तुम सीधा ना करो, और बिल्कुल भी गिल्टी मत फील करना कि हमने मना कर दिया अपने फ्रेंड्स ग्रुप को। तुम बिल्कुल सही कर रहे हो उन्हें मना करके, और ऐसे करके तुम अपनी भी प्रॉब्लम्स कम कर रहे हो और अपने पेरेंट्स की भी। ओके, और एकदम स्टिल बॉडी लैंग्वेज रख के बहुत ही स्ट्रांगली उन्हें नो कहना है। ओके, यू शुड ब्रेक अवे फ्रॉम दीज फ्रेंड्स। ऐसे जो बच्चे होते हैं थोड़ा सा उनसे दूर रहो, क्योंकि तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा और तुम्हें अपने पेरेंट्स से जाके बात करनी चाहिए इन बारों में। नेक्स्ट है कि पेरेंट्स और टीचर्स को क्या करना चाहिए। पहले तो वो अप्रोचेबल होने चाहिए, दैट इज़ कि उनके खुद के पास टाइम होना चाहिए। पता चले बच्चा पेरेंट्स और टीचर्स के पास जा रहा है बातें बताने के लिए और उनके पास टाइम ही नहीं है, वो कह रहे हैं अभी हमारे पास टाइम नहीं है, बाद में आना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स और टीचर अप्रोचेबल होने चाहिए। फिर पेरेंट्स और टीचर्स को चाहिए कि वो बच्चों की जो एनर्जी है उसे चैनलाइज करें पॉजिटिवली या फिर एक गुड डायरेक्शन में, जैसे कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उन्हें टेक पार्ट लेने के लिए कहें। ओके, सो ऐसा करने से क्या होगा, उनकी अटेंशन डाइवर्ट होगी बाकी सारी बेकार की चीज़ों से और अच्छी जगह पे उनका माइंड लगेगा और वो अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। और पेरेंट्स और उन्हें टीचर्स को क्या चाहिए कि वो बच्चों को एनकरेज करें, क्या करने के लिए, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए, ताकि जैसे क्लास में टीचर्स क्या रखवा सकती हैं, नेगेटिव एक्सपीरियंस की कोई क्लास रखवा सकती है। जैसे हर बच्चा आएगा और अपनी एक नेगेटिव एक्सपीरियंस शेयर करेगा और बाकी जितने भी बच्चे होंगे वो उस नेगेटिव एक्सपीरियंस से लेसन सीखेंगे। सो हर एक नेगेटिव चीज़ में भी एक पॉजिटिव चीज़ हुई होती है। क्या होती है कि हर नेगेटिव चीज़ से तुम्हें एक पॉजिटिव चीज़ सीखने को मिली होती है कि तुम्हें क्या नहीं करना है। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। कैसे कॉन्सिक्वेंसेज हो जाएंगे नेगेटिव एक्सपीरियंस नॉनसेंस। हाँ, 5th क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ अ adolescent unwed girl finds herself pregnant, what are the alternatives? पहला अबॉर्शन है। अगर तुम सोच रहे हो MTP मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो वो तभी होता है जब बच्चे या माँ में से किसी एक की जान को खतरा हो, तो MTP होता है। पर यहाँ पे डायरेक्ट अबॉर्शन हो जाएगा, या फिर वो क्या कर सकती है, वो बच्चे को बर्थ दे सकती है और उसे किसी ऑर्फनेज में दे सकती है। और अगर कोई और तरीका हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख देना ताकि बाकियों को भी पता चल जाए। ओके, डिस्कस 4 अनसोशल हैबिट्स हो जाएगा ये भी। term of crisis, हाँ, Sheila is a 16-year-old girl. List 2 habits she could indulge in because of her peer groups. Mention the possible causes for her behavior and consequences. Okay, so पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना है। इसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं, पहला ड्रग अब्यूज़ हो सकती है और दूसरा अनवांटेड मदर बन सकती है वो। फाइन, तो पॉसिबल कॉजेज़ पीयर प्रेशर की वजह से, स्ट्रेस और वेरियस चीज़ों की वजह से। ड्रग अब्यूज़ में क्यों फंस सकती है, मे बी एजुकेशन का स्ट्रेस है, मे बी बाकी किसी और बात का स्ट्रेस है, मार्क्स ना अच्छे आने का स्ट्रेस है, या फिर सक्सेसफुल ना होने का स्ट्रेस है। सक्सेसफुल तो 16 ईयर्स में क्या सक्सेसफुल होगी, एजुकेशन का ही हो सकता है मोस्टली, और मे बी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। फिर आते हैं उसका बिहेवियर डिप्रेशन में चली जाएगी। और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ड्रग अब्यूज़ से निकलना ही एक बहुत बड़ी बात है और बहुत डिफिकल्ट होता है। और फिर अनवांटेड अगर मदर बनी तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत बैड होंगे। सोशली भी उसको बहुत ज़्यादा टॉन्ट्स दिए जाएंगे और पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करेंगे और हर तरीके से नुकसान ही नुकसान है। ओके, सो एप्लीकेशन वाले तो ईजी हैं, ये भी हो जाएंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।